गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। मगध में हर्यंक वंश की जानकारी का स्रोत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से मिलता है, जबकि पुराणों में इस वंश की जगह जरासंध का वंश या बृहदरथ वंश की चर्चा है। मगध में हर्यंक वंश की जानकारी का स्रोत बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य मिलता है, जबकि पुराणों में हर्यंक वंश की जगह बृहदरथ वंश की चर्चा है। हर्यंक वंश की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से मिलती है, जबकि पुराणों में हर्यंक वंश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। हर्यंक वंश की जगह वहाँ बृहदरथ वंश या जरासंध वंश की चर्चा है। हम सबसे पहले देखते हैं मगध में हर्यंक वंश की हर्यंक वंश ने मगध में 544 BC से ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्यंक वंश ने मगध में 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश के 3 प्रमुख शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। इस वंश के 3 प्रमुख शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इस वंश के 3 प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। मगध में हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने जैसे 544 ईसा पूर्व में 544 से 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। बिंबिसार के बारे में हम देखते हैं, जैसे बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता। बिंबिसार ने सबसे पहले अंग को जीता। अंग का शासक था ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने अंग को जीता। अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला और वहां का शासक था ब्रह्मदत्त। अंग को जीतने से बिंबिसार को क्या प्राप्त हुआ? जैसे 2 आब का क्षेत्र प्राप्त हुआ। 2 आब का क्षेत्र प्राप्त हुआ। लोहे की प्राप्ति हुई। और हाथी की प्राप्ति हुई। अंग को जीतने से बिंबिसार को 2 आब का क्षेत्र प्राप्त हुआ, लोहे की प्राप्ति हुई और हाथी की प्राप्ति हुई। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। बिंबिसार ने कौशल, वैशाली और मद्र से वैवाहिक संबंध स्थापित किए।
बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई। उन नीति के अंतर्गत उसने कौशल से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैशाली से और मध्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल से महाकौशल्या, कौशल्या या कौशल देवी, कौशल से बिंबिसार ने महाकौशल्या या कौशल देवी से विवाह किया, जो प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। महाकौशल्या कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी और इस शादी से उसको दहेज में काशी का कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ। इस शादी से बिंबिसार को काशी का कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ। कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ जिसका राजस्व है 1 लाख था। बिंबिसार ने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी जो प्रसेनजीत की बहन थी उससे शादी की। उसकी शादी करने से उसको काशी का कुछ क्षेत्र प्राप्त हुआ जिसका राजस्व था 1 लाख। उसने दूसरी शादी जैसे वैशाली की, वैशाली की चेन्ना वैशाली की लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी। इसके अलावा उसने मद्र, पंजाब की जो मद्र है, मद्र की राजकुमारी थी क्षमा। इससे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 3 क्षेत्रों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एक अवंती है, अवंती का शासक था, प्रदोत। अवंती का शासक प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित था। तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा। जब अवंती का शासक प्रदोत पांडु रोग से ग्रसित था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती उसकी सेवा करने के लिए भेजा। जीवक की माता का नाम सालवती था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा महावत के अनुसार बिंबिसार के क्षेत्र में 80,000 गांव थे। 80,000 गांव थे। बिंबिसार की उपाधि, उपनाम या उपनाम श्रोणी। अजातशत्रु की उपाधि कुणिक। ये उपाधि भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंबिसार की उपाधि श्रोणी किसे कहा जाता है, बिंबिसार। कुणिक किसे कहा जाता है, अजातशत्रु को। ये हमने बिंबिसार देखा। उसके बाद बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी।
अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पे बैठा। राजत्व का नातेदारी से कोई नाता नहीं है। ये अजातशत्रु की नीति। अजातशत्रु की कैसी नीति थी? राजत्व का नातेदारी से कोई नाता नहीं। ये किसकी नीति थी? अजातशत्रु की नीति थी। अजातशत्रु ने पहली बार पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया। पाटलिपुत्र जैसे गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना। उदयन ने की। पाटलिपुत्र में दुर्ग का निर्माण करवाया अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नगर की स्थापना उदयन ने की। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उदयन ने ही पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उदयन ने ही पहली बार पाटलिपुत्र, उदयन ने ही पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी को पराजित किया एवं वज्जी को जीता। कौशल के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी को जीता। कौशल के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वज्जी में फूट डालने के लिए वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अपने मंत्री अजातशत्रु ने जो अपना मंत्री वस्कार को काम में लिया। वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को काम में लिया। वस्कार की वजह से वज्जी संघ में फूट पड़ी। फूट पड़ने से वज्जी संघ कमजोर हुआ और उसको अजातशत्रु ने जीत लिया। महाशिलाकंटक और रथमुसल नामक दो उपकरणों का उपयोग किया।
उपयोग किया? अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथ मुसल नामक 2 उपकरणों का उपयोग किया। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और जिसके उपलक्ष्य में राजगृह में अजातशत्रु ने एक स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। एक प्रश्न ये आता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस शासक के समय हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु की हत्या भी इसके बेटे उदयन ने कर दी। इसीलिए इस वंश को पितृहंताओं का वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश को पितृहंताओं का वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश को पितृहंत वंश भी कहा जाता है। हर्यंक वंश को पितृहंताओं का वंश भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। इसलिए इसे पितृहंताओं का वंश भी कहा जाता है। उदयन को पितृहंता भी कहा जाता है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक था जिसे पुराणों में दशक कहा जाता है। दशक कहा जाता है। ये हुआ हर्यंक वंश। अब नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य, एक तो इसने अवंती को जीता। अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। दूसरा, शिशुनाग ने क्या किया? पाटलिपुत्र की जगह इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाई। वैशाली को दूसरी राजधानी बनाई। शिशुनाग ने 2 कार्य महत्वपूर्ण किया। एक, अवंती को जीता। अवंती और वत्स को अवंती ने पहले जीत लिया था, तो अवंती को जीता और जीतकर मगध में मिला। उसके बाद वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। इसके बाद इस वंश का शिशुनाग वंश के बाद कालाशोक आता है। कालाशोक के भी 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो पहला कार्य, पाटलिपुत्र को पुणे राजधानी बनाया। वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को पुणे राजधानी कालाशोक ने बनाया।
दूसरा, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। पहली बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ था और दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के समय वैशाली में हुआ था। इस वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन या महानंदिन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन था। ये शिशुनाग वंश हुआ। इसके बाद आता है नंद वंश। नंदवंश। नंदवंश ने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। नंदवंश का संस्थापक था महापद्म नंद। संस्थापक है महापद्म नंद। जो सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है इस वंश का, सबसे ज्यादा प्रतापी शासक था। महापद्म नंद की उपलब्धियां देखते हैं हमने, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की इसने। उपलब्धियां, महापद्म नंद की उपलब्धियां, इसने एक तो क्या किया कि पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का क्षेत्र जीता। दूसरा, इसने क्या किया कि उड़ीसा से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। तीसरा, इसने उड़ीसा में कलिंग में तंसुली नहर की स्थापना की। तंसुली नहर का निर्माण कराया। नहर का निर्माण करवाया। इसकी सूचना हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। देखो, पद्मनंद की उपलब्धियां क्या थी? पंजाब से लेकर उड़ीसा तक का क्षेत्र जीता। उड़ीसा से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया और तंसुली नहर का निर्माण करवाया। इसने एक राट व एक छत्र की उपाधियां धारण की। एक राट व एक छत्र उपाधि धारण की। पाणिनि इसका महापद्म नंद का मित्र था, जिसने अष्टाध्यायी की रचना की। इसका मित्र था। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि महापद्म नंद का मित्र था। इस वंश का अंतिम शासक था धनानंद। इस वंश का अंतिम शासक। धनानंद इस वंश का अंतिम शासक था।
सिकंदर का आक्रमण इसी के समय हुआ था। आक्रमण इसके समय हुआ। सिकंदर का आक्रमण धनानंद के समय हुआ। नंद वंश जैन धर्म के पोषक थे। नंद वंश के विद्वान पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन थे। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, वररुचि किस वंश के समय के थे, तो नंद वंश में। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।